चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं? इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आपको पता है, ये स्पीड की बात करता है कि कोई भी रिएक्शन हो कितनी जल्दी आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो +1 में एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, उसने ये बताया था कि कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसका मतलब है वो रिएक्शन होगी या नहीं, ये बताया था थर्मोडायनेमिक्स ने। बट उसने एक कमी रख दी थी, उसकी कमी ये थी कि वो ये नहीं बता पाया कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो कितनी स्पीड से हो रही है, वो कितना टाइम लेगी पूरा होने में, ये आपकी कमी थी थर्मोडायनेमिक्स की। तो इस कमी पे किसने काम किया? काइनेटिक्स ने काम किया। सो इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, नंबर ऑफ मोल कम हुए या ज्यादा हुए विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब पहला टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो रेट के हिसाब से हमने रिएक्शन को 3 टाइप में बांटा है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो सबसे पहले है फास्ट रिएक्शन। बेटा फास्ट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच का गैप बहुत ही कम हो, मतलब जो रिएक्शन सेकंडों में हो जाए, एक ही इंस्टेंट में हो जाए, उसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन। तो आप कहेंगे इसमें डेल्टा टी बहुत ही कम होता है और रेट इसका बहुत ही हाई होता है। चेंज इन टाइम वेरी स्मॉल बट रेट इज वेरी हाई। तो वो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही हो जाए, जो कुछ नैनो सेकंड कुछ पिको सेकंड में पूरी हो जाए, उनको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। और बेटा फास्ट रिएक्शन में हम किसी भी रिएक्शन का रेट है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अब फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है? जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती है, जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है वो सब किसके एग्जाम्पल है? फास्ट रिएक्शन के। क्यों? क्योंकि बेटा आपको मैंने बता रखा है आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, आयनिक बॉन्ड तो सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। अब जब आप आयनिक रिएक्शन करवाओगे तो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, और अपोजिट चार्ज आयन आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो HCl प्लस NaOH है, तो यहाँ तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। बस आयंस की शिफ्टिंग हुई है। तो आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। और आयनिक रिएक्शन क्यों फास्ट होती है? क्योंकि इसमें ना कोई बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ना कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिर्फ और सिर्फ आपस में आयंस का एक्सचेंज होता है। इसीलिए जो आयनिक रिएक्शन है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही हो जाती है। फिर दूसरा हमारा है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है? कि भाई इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। जो डेल्टा टी है वो वेरी लार्ज है। डेल्टा टी आपका क्या है? वेरी लार्ज है। हमें नहीं पता ये रिएक्शन अब शुरू हुई है, ये खत्म कब होगी। जैसे बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जंग लगना है, हमने एक प्योर पीस लिया आयरन का, उस पर रस्ट कब लगेगा? व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर, एयर। तो अब ये तो नहीं है कि हम उसको रख के बैठ जाए धूप में या खुले में और बैठे बैठे देखते रहे इसमें जंग कब लगेगा। इट मे बी टेक 1 मंथ, 10 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर। ठीक है, तो उसका कोई रेट है, वो फिक्स नहीं है वो कब तक उस पर रस्ट लगेगा। तो वो कैसी रिएक्शन हुई? स्लो रिएक्शन हुई। आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे बनता? आपने पढ़ा होगा एसएस में, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, पेट्रोलियम आपका बन रहा है बेटा, कोई भी आपका नेचुरल प्रोडक्ट है वो बन रहा है, नेचुरल गैस आपकी बन रही है, तो इनको तो पूरा होने बेटा कम से कम मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है? स्लो रिएक्शन होती है। तो यहाँ डेल्टा टी, जो टाइम का गैप है वो बहुत ही लार्ज होता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो होता है। एग्जाम्पल में क्या हो गया? रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ कोल है। फिर ये कह रहा है रेट कांस्टेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अब यहाँ भी हम प्रॉपर तरीके से रेट कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, वजह यहाँ पे डेल्टा टी का गैप बहुत ही ज्यादा है। यहाँ प्रॉपरली हम चेंज इन टाइम है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। फिर थर्ड आपका है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या है? जहां पर जो चेंज इन टाइम है डेल्टा टी, वो ना तो बहुत ही कम है और ना बहुत ही ज्यादा है। डेल्टा टी इज नॉट वेरी स्मॉल एंड नॉट टू लार्ज। तो यहाँ पे हम रेट को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे मॉडरेट होगी, ना तो बहुत ही कम है ना बहुत ही ज्यादा है। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जितनी भी आपकी कोवलेंट बॉन्ड वाली रिएक्शन होती है,
आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड वास्तव में एक रियल बॉन्ड होता है। तो जब आपकी कोवेलेंट बॉन्ड वाली रिएक्शन होगी तो पहले बीच का कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, तब वो आपस में जुड़ेंगे। तो वहां एक ठीक ठाक सा टाइम लगेगा, ना तो बहुत ही कम ना बहुत ही ज्यादा। तो ये कह रहा है जो मॉडरेट रिएक्शन है इसमें हम रेट को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। रेट यहाँ पे मॉडरेट होता है। एग्जाम्पल में हो गया डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब H2O2 कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। जब ये डीकम्पोज होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो क्या बनेगा? H2O प्लस O2 बनेगा। आगे ये कह रहा है इट इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट रिएक्शन। यहाँ पर बॉन्ड का क्लीवेज होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पुराने बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में नए बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पुराने मॉलिक्यूल टूट भी रहे हैं, नए मॉलिक्यूल बन भी रहे हैं, तो कुछ तो टाइम यहाँ पे लगेगा। तो ये मॉडरेट रिएक्शन है। ठीक है भाई? हाँ भाई, ये पॉइंट आपको समझ में आया? से यस और नो? जल्दी बोले बेटा, आज बस आपको बैठ के पढ़ना ही तो है, लिखना थोड़ी ना है। बोलो बेटा, शाबाश। आपको तीनों टाइप की रिएक्शन समझ में आ गई? फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। सॉरी बेटा, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी भाई। तो अब इसके आगे हम करते हैं, यहाँ पे आ जाओ अब, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जिसमें टाइम पीरियड लार्ज हो। मतलब बेटा इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में एक डिस्टेंस होता है। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल जो है वो लार्ज होता है। डेल्टा मतलब होता है लार्ज और डी मतलब होता है स्मॉल। तो जब आपका टाइम पीरियड है वो उसमें बीच में गैप हो, इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में गैप हो, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट देखो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो हमें उसका एवरेज रेट निकालना है। तो उसमें फर्स्ट केस क्या होगा रिएक्टेंट का? रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। मान लो हमने ये लिखा। अब आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो कम होती जाती है और प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है। बेटा फॉर एग्जांपल कर्डलिंग ऑफ मिल्क ही है, तो पहले रिएक्टेंट आपका पूरा मिल्क था, उससे धीरे धीरे क्या बन रहा है? कर्ड बन रहा है। ठीक है? तो जो आपका मिल्क था बेटा, तो पहले तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे मिल्क से कर्ड बन गया और फाइनल एक स्टेज क्या आएगी? व्हेन होल ऑफ द मिल्क इज कन्वर्ट इनटू कर्ड। मतलब सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है? ऑल ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या होगा? जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है इसके आगे माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। तो रेट इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। रेट इक्वल टू हो गया माइनस, माइनस मतलब डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, डेल्टा सी है चेंज इन कंसेंट्रेशन, डेल्टा टी है चेंज इन टाइम। और नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। अब आप देखो रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा सी कैसे निकालोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ फाइनल माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा कम होगी किससे? इनिशियल कंसेंट्रेशन से। भाई मिल्क तो शुरू में ज्यादा था ना, बाद में तो मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में। तो मिल्क की इनिशियल कंसेंट्रेशन तो ज्यादा थी लेकिन फाइनली कम होगी। तो सी एफ यहाँ पे कम होता है किससे? सी आई से, इन केस ऑफ रिएक्टेंट। तो सी एफ माइनस सी आई यहाँ पे कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव, रेट आपका पॉजिटिव ही होगा। कहने की बात ये है नेगेटिव साइन को आपको न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व नहीं करना। नेगेटिव साइन तो सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। अब बेटा मान लो हम यहाँ एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी। तो यहाँ हमने लिया कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, यहाँ लिया टी। आपको पता है जब आपकी टाइम बढ़ना शुरू होगा तो रिएक्शन धीरे धीरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने भी शुरू होंगे। मान लीजिए टाइम आपका था 0, तो ये आपकी कंसेंट्रेशन थी, फिर धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ रहा है, कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की लगातार घटती आ रही है। तो हमने ऐसे देखा ये T1 पॉइंट है, यहाँ मान लो कंसेंट्रेशन आपकी C1 थी, फिर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, सॉरी टाइम बढ़ गया, T1 से हम पहुंच गए T2 पॉइंट पे। T2 पॉइंट पे कंसेंट्रेशन कितनी होगी? C2। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जितना आपका टाइम बढ़ता जा रहा है उतनी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है।
तो अब आप देखो बेटा यहाँ पर T1 और T2 के बीच में ठीक ठाक सा गैप है, तो T2 माइनस T1 किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा T के। और यहाँ गैप है C1 और C2 के अंदर भी, तो ये आपका इक्वल हो गया डेल्टा C के। ठीक है, तो इजिली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैप है, यहाँ पे टाइम इंटरवल है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल टाइम। अब इसके बाद देखो आगे, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, बेटा अंकित स्क्रीनशॉट लेना। जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इट मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एक्सपेरिमेंट। अगर आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करना चाहते हो तो दैट कैन बी डन ओनली बाय द एक्सपेरिमेंट। फिर ये कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास गैसियस रिएक्शन है, तो गैसियस रिएक्शन के लिए हमने रेट क्या लिख दिया, माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्रेशर। भाई गैसियस रिएक्शन है तो यहाँ प्रेशर का चेंज ही तो होगा, डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस। ठीक है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, कि प्रेशर कितना है फाइनल प्रोडक्ट गैस का और प्रेशर कितना है इनिशियल का। ठीक है, तो पी एफ आपका हुआ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस और पी आई आपका हुआ इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस। फिर सेकंड केस है प्रोडक्ट का। भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो घट रही है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो यहां हमने प्लस का साइन क्यों लगाया, बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ये प्लस का हो गया डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, या हम बोल सकते हैं प्लस का हो गया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो थोड़ा लेट आ रहे हो। फिर ये कह रहा है जो प्लस का साइन है वो सिर्फ क्या शो कर रहा है कि कंसेंट्रेशन आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा सी कैसे निकालोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ फाइनल माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल, सी एफ माइनस सी आई। इस बार आपका सी एफ बड़ा है किससे, सी आई से, तो आपका रेट इस बार कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ग्राफ देखो कुछ ऐसा होगा, वो पहले में तो डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन का था और इस बार इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन का है, लगातार टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, कंसेंट्रेशन भी बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट की। जब टाइम आपका था T1 तो कंसेंट्रेशन कितनी थी प्रोडक्ट की, C1 थी, लेकिन जब आपका टाइम T1 से बढ़ के T2 हो गया तो कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होगी, C1 से क्या हो गया, C2 हो गया। ठीक है, तो ये आप कर लेना बेटा। तो अब इसके आगे आप देखिए बेटा, यहाँ पे आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोगों को पता होगा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो, हमें पता ही नहीं चल रहा रिएक्शन कब तो शुरू हुई और कब खत्म होगी। मतलब हम सोचेंगे कि रिएक्शन होगी, उससे पहले तो रिएक्शन हो भी चुकी होगी। जो रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाए, सिर्फ कुछ नैनो सेकंड्स कुछ पिको सेकंड में हो जाए, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंट रेट में क्या है, जो टाइम पीरियड है, जो टाइम का गैप है वो ना के बराबर होता है इनिशियल और फाइनल टाइम में। तो आप क्या कहोगे इन दिस केस, जो आपका डेल्टा टी है या डी टी है, यहाँ देखो मैंने डेल्टा नहीं लिखा, डी लिखा, क्योंकि डेल्टा आपका रिप्रेजेंट करता है लार्ज चेंज को और जो स्मॉल डी आपका है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए जो डी टी आपका है चेंज इन टाइम, वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। यहाँ पर टाइम इंटरवल कुछ था ही नहीं, इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में गैप ही ना के बराबर है। फिर ये कह रहा है अगर मान लो हमारे पास केस है कोई रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के केस में हम कैसे निकालते हैं इंस्टेंट रेट, तो हमने यहाँ पे लिखा आर इंस्टेंटेनियस माइनस सब कुछ सेम है डी सी बाई डी टी। आपको पता है माइनस साइन तो क्यों किया, क्योंकि कंसेंट्रेशन लगातार घट रही है रिएक्टेंट की। अब डी सी का मतलब क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन, और डी टी का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। और जो ये डी मैंने यहाँ पर लिया है ये बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए है, डी यहाँ पर है बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, तो आर इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल हो गया, माइनस डी सी बाय डी टी के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट किया कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम में, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका आया। फिर जो ये स्लोप था इस पे टेंजेंट डाला, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेंगे। बेटा थ्योरी में क्वेश्चन इससे कम बनेगा,
न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, और न्यूमेरिकल भी आपके आएंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के टॉपिक से। तो ये तो आपका ग्राफ हुआ रिएक्टेंट साइड का, और ये आपका ग्राफ हुआ प्रोडक्ट साइड का, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन तो लगातार बढ़ती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर या टाइम। जब टाइम बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन तो बढ़ेगी, इसीलिए आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, लगातार कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, किसकी? प्रोडक्ट की। किसके साथ है? टाइम बढ़ने के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जो भी आपका स्लोप आएगा उस पर एक टेंजेंट डालोगे, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? dc/dt, और स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कैसी आएगी? पॉजिटिव। कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। उसके बाद फिर हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट या वेरियस रिएजेंट। अब रिएजेंट का मतलब क्या होता है? इसमें दोनों तरह के सब्सटेंस आ चुके, इसमें रिएक्टेंट भी आ चुका और प्रोडक्ट भी आ चुका। रिएजेंट का मीनिंग क्या है? इट कंटेन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेटा आप सब बच्चे सुन रहे हो ना? से यस और नो? यस मैम। यस वेरी गुड, मैम। ठीक है। देखिए अब जो मैं ये करवाऊंगी ना, इससे 1 नंबर का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बार आता है। थ्योरी तो इस चैप्टर से ना के बराबर आएगी, न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे। बेटा पहले ये चैप्टर 4 नंबर का था, इसमें 2 क्वेश्चन आया करते, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। 3 नंबर का तो कंफर्म हुआ करता न्यूमेरिकल ही था, 1 नंबर में न्यूमेरिकल भी हुआ करता, कोई छोटा सा क्वेश्चन भी हुआ करता, ठीक है। तो बेटा इस बार में भी जो आपका ये चैप्टर है ये मोर देन 4 मार्क्स का तो हो ही गया, तो इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ जाए शायद। तो आप देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब है इसमें रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो हमने एक रिएक्शन ले ली, मान लो N2 + 3H2, इससे बन रहा है 2 मोल ऑफ NH3। N2 + 3, बेटा बार बार नेटवर्क है ना आज अनस्टेबल हो रहा है। N2 + 3H2 से क्या बन रहा है? 2 मोल ऑफ NH3 बन रहा है। तो N2 का 1 मोल है, H2 के यहाँ 3 मोल है, और NH3 के यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, आपको पता है ये 132 क्या है? ये तो नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ 1 मोल, यहाँ 3 मोल और यहाँ 2 मोल। तो आप क्या कहेंगे? जब 1 मोल अमोनिया का, 3 मोल हाइड्रोजन के और 2 मोल, सॉरी बेटा 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन के और 2 मोल अमोनिया के आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखो बेटा, हमने कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम ले लिया, 1 मोल ऑफ N2 है, वो कंज्यूम हो रहे हैं। आपको पता है कंज्यूम ही होते हैं ना रिएक्टेंट, तो उनसे बनता क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का तो 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट के 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, और उससे अमोनिया कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। तो इसने कहा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है वो कंज्यूम हो रहा है, तो हमने उसकी स्पीड मान ली वो x स्पीड से कंज्यूम हो रहा है। फिर आगे है 3 मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं उससे ट्रिपल स्पीड में 3x स्पीड में कौन कंज्यूम हो रहा है? हाइड्रोजन। और 2x स्पीड में उन दोनों से क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन। अब इसका मीनिंग क्या है रेट ऑफ डिसअपियरेंस का? आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो घटती जाती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है। तो डिसअपियरेंस तो किसकी हो रही है? रिएक्टेंट की, और अपीयरेंस किसकी हो रही है? प्रोडक्ट की हो रही है। तो माइनस का साइन आपको पता है, घट रहा है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, तो माइनस का साइन आया। डी का मतलब स्मॉल चेंज के लिए, मान लिया रिएक्शन ये है N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है, तो ये क्या हो गया? -D N2/dt। और यूनिट इसकी क्या बनी? मान लो x आंसर आया मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आप समझ के होंगे यहाँ पे क्या क्यों हुआ मोल पर लीटर? कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, और टाइम हमने यहाँ किस में लिया? सेकेंड में, तो ये क्या बन गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड बन गया, ठीक है। फिर ये बात कर रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन की, तो -dH2/dt। ये आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ 3x क्यों किया? क्योंकि 3 मॉलिक्यूल थे किसके? हाइड्रोजन के। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यहाँ प्लस का साइन क्यों आया? क्योंकि ये अपीयर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, कंसेंट्रेशन बढ़ रही है,
तो साइन प्लस का आएगा, और कंसंट्रेशन घटती है तो साइन माइनस का आएगा। अब ये आपको पता है यहाँ 2x क्यों आया, 2 क्यों आया, क्योंकि 2 मोल अमोनिया के फॉर्म हो रहे थे, इसीलिए यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस रिएजेंट, तो ये आपका हो गया माइनस dN2/dt, माइनस आपको पता है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन के लिए आया, माइनस dH2/dt, ये डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए आया, और प्लस मतलब इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन किसकी, NH3 अमोनिया की। अब मुझे इन तीनों का रेट बराबर करना है। बेटा बच्चे यहाँ पे ध्यान दे सभी, हमें इन तीनों का रेट यहाँ पे बराबर करना है। तो इन तीनों का रेट बराबर कैसे होगा, जब मैं इनको इनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, तो तीनों का रेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो इन तीनों का रेट बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब इसका तो 1 था स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका 3 था और इसका 2 था, तो हमने इन सबको डिवाइड कर दिया 1 से, 3 से और 2 से, तो इन सब का रेट क्या हुआ, आपका बराबर हो गया। ठीक है बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये एक रिएक्शन और है, x मोल ऑफ A, इससे बन रहा है y मोल ऑफ B। तो आपको पता है जो स्मॉल x और स्मॉल y है, ये आपके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये क्या है, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब मान लो हमें इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो क्या होगा, माइनस माइनस आपको पता है क्यों आ रहा है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन के लिए, तो माइनस dA/dt इज इक्वल टू प्लस आ रहा है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के लिए, प्लस dB/dt। अब ये बताओ यहाँ डिवाइड x से क्यों हुआ और यहाँ डिवाइड y से क्यों हुआ, दोनों के रेट को बराबर करने के लिए हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा x और y से। x और y इनके क्या है, स्टिकोमेट्रिक के कोफिशिएंट है। चलिए अब आगे देखो, इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B, इससे आपका बन रहा है A2B3। तो आपको समझ में आ रहा है 2, 3, 1, ये आपके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो तीनों का रेट बराबर कब होगा, जब जो पहले की कंसंट्रेशन है माइनस dA/dt, सेकंड की कंसंट्रेशन आपकी क्या है, माइनस dB/dt, और थर्ड में प्लस का होगा dA2B3/dt। अब तीनों का रेट बराबर कब होगा, व्हेन डिवाइड बाय देयर स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसको डिवाइड किया 2 से, क्योंकि इसके 2 थे स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको डिवाइड किया कितने से बेटा, 3 से, यहाँ पे 3 थे, और इसे डिवाइड कर दिया 1 से। तो अब तीनों का रेट भी क्या हुआ, बिल्कुल बराबर हो गया। अब पे ये न्यूमेरिकल है बेटा, ये करके देखना, एक नंबर में ये न्यूमेरिकल आता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस का आपको 1-2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट की गिवन है कंसंट्रेशन, एक आते की अननोन होगी, तो वो अननोन कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे इनकी हेल्प से निकालनी है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, मान लिया N2 प्लस 3H2 है, इससे बन रहा है 2 मोल ऑफ NH3। यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन है हाइड्रोजन का, कितना, 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपको इसमें क्या क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, N2 कितनी स्पीड से कम हो रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा, बोलो। सबसे पहला काम, तो रिएक्शन तो आपको दे ही रखी है, गिवन है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है आपका बेटा, ये देखिए आप, माइनस dH2/dt दे रखा है 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इन तीनों को डिवाइड क्यों किया 1, 3, 2 से, वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1, 3 और 2 यहाँ पे क्या है, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अब आप देखो जो ये वैल्यू है माइनस dH2/dt, इसकी जगह आपका क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12/3 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ देखो बेटा ये चीज 4 आ गई, तो dN2/dt भी कितना आ गया, 4 आ गया, और dNH3/dt कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ गया, 4 इंटू 2 क्या आ गया, 8 आ गया। वैसे आपका रेट निकाला बीच वाले रिएक्शन की हेल्प से, तो 12/3 4 ही आया, तो रेट आपका है 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेट आपका तभी निकलेगा जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे। अगर आपका रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो फिर आपका न्यूमेरिकल सही नहीं आ सकता, फिर आप रेट भी सही नहीं निकाल सकते। अब एक सिंपल सी ट्रिक है ना, देखो ये इससे N2 प्लस 3H2 है, इससे 2 क्या बन रही है, NH3। तो N2 का 1 मोल है, H2 के 3 मोल है, उससे 2 मोल किसके बन रहे हैं, अमोनिया के बन रहे हैं।
तो 1, 3 और 2 यहाँ पे स्टिकोमेट्री कोफिशिएंट है। क्या है बेटा? स्टिकोमेट्री की कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। बेटा मैंने ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल आपको करवा रखे हैं, आप कहोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ भेज भी दूंगी, अदरवाइज आपके पास है तो बहुत अच्छा है। तो यहां तक बेटा आपके सारे न्यूमेरिकल ही थे। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो आप कर लेना। अब यहाँ आ जाओ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया का। तो आप लोगों को पता होगा जितना छोटे साइज के पार्टिकल का सरफेस है उतना ही रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? फास्टर होगा। स्मॉलर इज द साइज ऑफ पार्टिकल, जितना बारीक पार्टिकल होंगे उतना ही सरफेस एरिया बड़ा बनेगा। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पूरी जगह मिल रही है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। So if surface area increase, rate of reaction also increase. सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आप सबको पता है कैटलिस्ट का काम ही क्या है? दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द रिएक्शन। तो अगर आपने कैटलिस्ट लगाया तो ये इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है। थर्ड आपका टेम्परेचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क्स के हिसाब से। सब बच्चे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर एक रूल लग रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये आगे शायद आपका हट गया, आगे ये टॉपिक आपका पूरा भी आता, बट इस चैप्टर से कुछ टॉपिक आपके हटे हैं। उसमें जहां तक मुझे ध्यान है तो कोलिजन थ्योरी हटा है बेटा। हाँ भी कोलिजन थ्योरी का टॉपिक हटा है ना इस बार बेटा? 1 मिनट में चेक करती हूँ, रुको। यस मैम। हाँ हटा है बेटा। एक मिनट बेटा, चैप्टर 4 में से हाँ ये टॉपिक हट गया है। तो बस आपको इतना सा करना है। मान लो बेटा हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, अभी उसका टेम्परेचर है T डिग्री। अगर मैं उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा देती हूँ ना, तो उस रिएक्शन का रेट पहले से डबल हो जाता है, या उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू पहले से डबल हो जाती है। मान लो बेटा अभी कोई रिएक्शन है वो x स्पीड पे काम कर रही है, अगर मैंने उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो अब वो 2x स्पीड से काम करेगी। ठीक है, तो जो रिएक्शन का रेट है वो डबल हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। फिर आपका है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। तो ये आपको पता ही है भाई, कुछ एक रिएक्शंस ऐसी है जो लाइट में होती है, तो अगर आप उनको लाइट में रखोगे तो उनका रेट और भी ज्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर आपका कंसंट्रेशन क्या है, आपको ये भी पता है जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। एज द कंसंट्रेशन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा बेटा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब भाई कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पीड कितनी होगी वो डिपेंड करते हैं आपके रिएक्टेंट किस नेचर के हैं। मान लो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसा है जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अगर फोर्स आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको टूटने में तो टाइम लगेगा, टूटने में लगेगा टाइम, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम। लेकिन आपका कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसके बीच के बॉन्ड बहुत ही कमजोर से है, उन बॉन्ड को तोड़ना बड़ा आसान है, तो वहां आप जल्दी से बॉन्ड को तोड़ लेंगे, तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी या स्लो होगी वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो आपने रिएक्शन करवाई है, जो आपने मॉलिक्यूल लिए हैं, उनके बीच में कैसे बॉन्ड है। बेटा फॉर एग्जांपल आप देखो, ये आपका एग्जांपल है एक 2 मोल ऑफ NO प्लस O2, इससे बन रहा है 2 मोल ऑफ NO2। एक है 2 मोल ऑफ CO प्लस O2, इसके बन रहा है 2 मोल ऑफ CO2। दोनों रिएक्शन आपको बिल्कुल सेम लग रही है, बस क्या फर्क है, यहाँ पे तो N है, यहाँ पे C है, यहाँ NO लिया, यहाँ CO लिया, यहाँ NO2 बन रहा है और यहाँ CO2 बन रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है बेटा पहले वाली का रिएक्शन का रेट फास्ट क्यों है? क्योंकि जो NO के बीच के बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड बिटवीन CO। दोनों रिएक्टेंट के बॉन्ड का नेचर अलग अलग है। NO के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सॉरी वीक है, इसीलिए फास्ट रिएक्शन हो रही है। CO के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए स्लो रिएक्शन हो रही है। तो किसी भी रिएक्शन का रेट कम या ज्यादा किस बात पे डिपेंड करता है कि जो उसमें मॉलिक्यूल है उनके बीच का फोर्स कैसा है। ठीक है, फिर आपका है डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन।
लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, किताबी बातें इसमें हैं, लेकिन रेट लॉ 100% आपका एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ये एक्सपेरिमेंट्स करवा के देखता है, उन्हीं बातों को ये मानता है। तो ये कह रहा है कंसीडर ए रिएक्शन, मान लो हमने एक रिएक्शन ले ली, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, इससे बन रहा है प्रोडक्ट। बेटा सॉरी बार बार नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है आज,